हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहित पारिक और आज का अपना टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो बेटा, ये जो चैप्टर है ये वन शॉट रहेगा और ये मैं मेरे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जो भी बच्चे हैं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं चाहे नीट की कर रहे हैं, अगर वन शॉट उन्हें हिंदी में लेक्चर देखना है, प्योरली हिंदी में रहेगा अपना लेक्चर, तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, कम से कम टाइम में इसे खत्म करने का ट्राई अपन करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पीय पादप का मतलब क्या होता है? पुष्पीय पादपों का मतलब ये होता है फ्लावरिंग प्लांट्स, मींस एंजियोस्पर्म की जो आवृत बीजी होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, या ऐसे प्लांट, ऐसे पेड़ पौधे जिन पे फूल बनता है, दीज आर पुष्पीय पादप। ठीक है, तो उनमें अपने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है कि लैंगिक जनन कैसे होता है। ठीक बात, अपन अभी तक ये तो जान चुके हैं कि एक जो फूल होता है, एक पुष्प होता है, उसके कौन से भाग होते हैं? सबसे बाहर होता है बाह्य दल पुंज। ठीक है, जैसे अगर आप गुलाब के फूल को पकड़ के देखो तो जो उसमें ग्रीन कलर का सबसे बाहर दिखता है पंखुड़ी में, वो क्या है? बाह्य दल पुंज। ठीक है, बाह्य दल पुंज पूरे चक्कर को कहते हैं। ठीक है, वो सब मिला के अपन क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। उसके एक सदस्य को क्या कहेंगे? बाह्य दल। ऐसे ही उससे अंदर जो पंखुड़ियां मिलती है गुलाबी कलर की, देख रहे हैं, तो वो क्या होता है? दल पुंज। ठीक है, अकेले को क्या कहेंगे? दल। और उसके अंदर जो चक्कर होता है उसे कहते हैं पुमंग, और उसके अंदर जो चक्कर उसे कहते हैं जायांग। ये बातें अभी तक अपने को पता है, 11th में मोर्फोलॉजी में अपन ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक बात, तो देखो ये चैप्टर को एनसीईआरटी तीन चीजों में डिवाइड कर रही है। सबसे पहला इसमें निषेचन पूर्व घटनाएं। ठीक है, देखो बात करें अपन लैंगिक जनन की। ठीक, तो जो लैंगिक जनन होता है बेटा, उसमें निषेचन होना कंपलसरी है ना? फर्टिलाइजेशन या फिर नर और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन। ठीक है, तो निषेचन होना कंपलसरी है। तो एक घटना तो हो गई निषेचन। ठीक है, निषेचन, जैसे मान लो कि अगर ये निषेचन है तो निषेचन से पहले कुछ होगा, उसे अपन क्या करें? निषेचन पूर्व घटनाएं या संरचनाएं। फिर होगा निषेचन और उसके बाद में होगी निषेचन पश्च घटनाएं। तो तीन पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है। तो अपन सबसे पहले देख रहे हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। थोड़ी आवाज ऐसे ही है, जुकाम हो रखा है, ठीक है, एडजस्ट करना। तो निषेचन पूर्व घटना या संरचनाओं का मतलब क्या है? कि निषेचन होने से पहले की घटना या संरचना है। तो पहला अपन देख रहे हैं इसमें नरजन्नांग या फिर मेल ऑर्गन। जो फूल का नरजन्नांग है वो क्या है बेटा? वो है पुमंग। ठीक है, मैंने बताया कि पुमंग का मतलब एक पूरा चक्कर। ठीक है, जो सारे पुमंग है, 1 2 3 4 5 10 जितने भी हैं, उन सभी को मिला के साथ में क्या कहते हैं? पुमंग। ठीक है, उसके एक सदस्य को क्या कहेंगे अपन? पुंकेसर। अकेला सदस्य क्या कहलाएगा? पुंकेसर। ठीक, अब जो पुंकेसर है उसके दो भाग होते हैं, पहला हो गया तंतु और दूसरा होता है परागकोश। देखो जहां से ये जुड़ा हुआ है, इस पुष्पाशन से, दिस इज पुष्पाशन। ठीक है, इस पुष्पाशन से जहां से ये पुंकेसर अटैच है उसे अपन कहते हैं तंतु। ठीक है, और ऊपर जो एक फूली हुई संरचना है ना, एक स्वेल्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? परागकोश। ये वही परागकोश है जिसमें परागकण बनेंगे। जैसे जैसे ये मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, इसमें परागकणों का निर्माण होगा। ठीक है, अगर इस परागकण के, सॉरी, इस परागकोश के अनुप्रस्थ काट को देखते हैं, इसे काट के देखते हैं तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, और ये होता कैसा है? ये होता है द्विपालित। द्विपालित का मतलब इसमें दो पालियां दिखती है। ठीक, और प्रत्येक पाली में दो दो कोष्ठ मिलते हैं। तो प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ मिलेंगे? दो कोष्ठ। क्लियर है? तंतु, परागकोश, और परागकोश होता है द्विपालित और प्रत्येक पाली में मिलते हैं दो कोष्ठ। ठीक, अगर इसका अनुप्रस्थ काट देखे तो देखो ऐसा दिखेगा। यहां से मैंने इसको उड़ाया और ऐसे करके देख रहे हैं। ठीक, इसको काटा और यूं देख रहे हैं, दैट इज अनुप्रस्थ काट, ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक, तो देखो बेटा ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या होता है? इसमें चार परतें दिखती है। सबसे बाहर की परत को कहते हैं एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा हिंदी में कह सकते हैं, या एपिडर्मिस भी याद रख सकते हो। ठीक, तो एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली होती है अंतस्थ त्वचा या एंडोथीसियम, उसके अंदर वाली होती है मध्य परत या मिडल लेयर, और उसके अंदर वाली को कहते हैं टेपिटम। तो चार परत याद हो गई, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम, चार परतें हैं। अब देखो हमेशा जो बाहर की परतें होती है वो क्या करती है? किसी भी चीज में प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहां पे भी यही चल रहा है। देखो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, तीनों परतें क्या कर रही है? इसकी, मतलब इसका संरक्षण और सुरक्षा कर रही है। दूसरा क्या होता है? अभी मैंने बताया कि परागकोश में परागकण बनते हैं। तो जब परागकण बनेंगे तो उन परागकणों को यहां से बाहर निकलना पड़ेगा, और बाहर निकलने के लिए उन्हें स्फुटन होना पड़ेगा। मतलब कि इस संरचना का क्या होना पड़ेगा? फटना पड़ेगा, ये मान सकते हो। ठीक है, स्फुटन होगा। तो पराग स्फुटन में भी यही तीनों परतें मदद करती है। इसका मतलब एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, तीनों परतें क्या करती है? संरक्षण करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी और स्फुटन में सहायता करेगी, ताकि परागकण बाहर निकल सके और वो परागण की क्रिया को संपन्न करवा सके। क्लियर है? ओके, और सबसे अंदर जो परत होती है, देखो अंदर क्या बनेंगे? परागकण। ठीक है, तो परागकणों को खाने के लिए कोई चीज चाहिए होगी,
कुछ ना कुछ तो भोजन चाहिए उन्हें, तो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करेगा, उनको पोषण प्रदान कौन करेगा, ये अंदर वाली परत। अब देखो बाहर वाली तो अंदर आएगी नहीं, एपिडर्मिस तो अंदर आएगी नहीं पोषण प्रदान करने, तो सीधा सा याद रख सकते हैं कि सबसे पास में जो परत है परागकणों के, वही उनको पोषण प्रदान कर देगी। क्वेश्चन आता है बेटा, नीट में भी आता है और बोर्ड में आता ही आता है, ठीक है। तो टेपिटम क्या करती है, परागकणों को पोषण प्रदान करती है, क्लियर, ओके। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है वो सघन जीव द्रव्य वाली होती है, मतलब कि डेंस साइटोप्लाज्म होता है इनमें, और केंद्रक इनमें एक से अधिक मिलते हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिनोसिटिक कंडीशन मिलती है, ओके, ठीक है। और इसे अपन कहते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या कहते हैं इसे, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है सर लघु बीजाणु, देखो वैसे अभी तक तो पढ़ लिया होगा सब कुछ, वन शॉट है, फटाफट रिवाइज करेंगे, बाकी मैं जितना हो सकेगा वो तो मैं कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो तो ये जो लघु बीजाणुधानी है, इसमें लघु बीजाणु का निर्माण होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी, ठीक। लघु बीजाणुधानी के ये 4 पालियां हो गई, 2 इधर 2 इधर, ठीक है, मतलब 2 पालियां सॉरी, और 4 कोष्ठ हो गए टोटल मिला के, क्लियर। बीच में बेटा कुछ कोशिकाओं का समूह होता है। अब कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक, ठीक है। और ये जो उत्तक है इसे अपन कहते हैं बीजाणुजन उत्तक। क्यों, क्योंकि यही उत्तक आगे चल के लघु बीजाणु का निर्माण कराएगा, क्लियर है, ठीक है। और लघु बीजाणु का निर्माण कराने वाला ये जो उत्तक है, जिसे अपन बीजाणुजन उत्तक कह रहे हैं, ये कैसा होता है, द्विगुणित, ठीक है। तो चलो आओ इधर, अब बात करते हैं लघु बीजाणु जनन की। व्हाट इज द लघु बीजाणु जनन, है ना। लघु बीजाणु जनन क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। देखो लघु बीजाणु जनन का मतलब ये होता है, बीजाणुजन उत्तक की जो कोशिकाएं हैं, ये जो बीजाणुजन उत्तक मैंने बनाया है, इसकी जो कोशिकाएं हैं उन्हें अपन कहते हैं परागमात्र कोशिका। परागमात्र कोशिका मतलब परागममी कोशिका, मतलब पराग की मां है ना ये, ऐसे कह सकते हैं, परागकण बनाएगी आगे चल के, तो इसे अपन ने कह दिया परागमात्र कोशिका, ठीक है। ये परागमात्र कोशिका लघु बीजाणु बनाती है, क्लियर है। तो लघु बीजाणु जनन का मतलब ये होता है परागमात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं का निर्माण होना, ठीक है। बीजाणुजन उत्तक की कोशिकाओं को ही परागमात्र कोशिकाएं कहते हैं। इसमें जो कोशिकाओं का समूह है उसे अपन क्या कहते हैं, परागमात्र कोशिका, और ये किसका निर्माण करती है, लघु बीजाणु का, ठीक है, ओके। देखो कैसे करती है, कैसे करेगी, ये रही परागमात्र कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं सभी करने में सक्षम है, उनमें से कोई एक कोशिका में नहीं ले रही, ठीक है। कैसी होती है, द्विगुणित, ये करेगी अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन में अपने को पता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है 2 तरह का, एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो प्रथम होता है उसमें 1 से 2 कोशिकाएं बनती है, जहां पे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, और फिर जो 2 कोशिकाएं हैं उनसे फिर 2-2 कोशिकाएं बनती है, मतलब स्टार्टिंग वाली सेल से कितनी सेल बनती है, 4 सेल, क्लियर है। मतलब एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनी, 4, और गुणसूत्रों की संख्या अगर स्टार्टिंग में 2n थी तो फाइनली कितनी रह जाएगी, n। यही तो होता है अर्धसूत्री विभाजन, ओके। हो गया अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होने से ये चारों लघु बीजाणु एक साथ में रहते हैं, ठीक है। इसे अपन कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क, है ना। माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड का मतलब चतुष्क का मतलब सारे साथ में है। अब जैसे जैसे परिपक्व होंगे वैसे वैसे क्या बनाते जाएंगे, सबके सब परागकण, क्लियर है। लघु बीजाणु से ही परागकण बनते हैं और इनकी संरचना में थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, क्लियर है। अब सर परिपक्व होने के बाद कैसे बनेंगे, तो बेटा देख ऐसे बनेंगे। ये एक लघु बीजाणु था, ठीक है। लघु बीजाणु का अपना केंद्रक था। भाई लघु बीजाणु है क्या, लघु बीजाणु अपने आप में कोशिका है, तो कोशिका का क्या होता है, केंद्रक होता है। उसके अलावा पादप की कोशिकाएं पढ़ रहे तो प्लांट सेल में अच्छी खासी वैक्यूल मिलती है, या रसदानी रिक्तिका जो भी कहो वो मिलती है, ठीक है। केंद्रक के साथ में है वैक्यूल, ठीक। अब क्या होता है, अब होता यह है इस कोशिका में, लघु बीजाणु की इस कोशिका में असममित विभाजन होता है। असममित विभाजन का मतलब क्या होता है, तर्कु तंतु बनते हैं बेटा, ठीक है। अगर ये तर्कु तंतु बिल्कुल यहाँ बीच में बनते तो कैसा विभाजन होता, सम्मित। सम्मित का मतलब आधा भाग इधर आधा भाग इधर, ठीक है। लेकिन ये कैसा हो रहा है, असममित। तो असममित तर्कु तंतु बनने से क्या होगा, विभाजन भी असममित। इसका मतलब एक से कितनी कोशिकाएं बनेगी, 2 कोशिकाएं। समसूत्र विभाजन हो रहा है, n से दोनों nn बनेगी, है ना। ये कैसी कोशिका है, n, इससे बनने वाली दोनों कोशिकाएं भी कैसी होगी, n, मतलब अगुणित, ठीक है। लेकिन हो किससे रही है, वो असममित तर्कु तंतु के बनने से। इसका मतलब बनने वाली दोनों कोशिकाओं का आकार अलग अलग मिलेगा। एक कोशिका होती है बड़ी और दूसरी होती है छोटी, ठीक है बेटा। तो इस विभाजन के बाद जो बड़ी कोशिका बनती है उसे कहते हैं कायिक कोशिका, और जो छोटी कोशिका बनती है उसे कहते हैं जन्निक कोशिका, ठीक है। तो शुरुआत में तो ये ऐसे रहती है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जो जन्निक कोशिका है वो कायिक कोशिका में ही तैरती रहती है, ठीक है। यहां से डिटैच होकर इसी में तैरती रह जाएगी, क्लियर है, बन गया। तो सर परागकण बन गया क्या, डी बेटा परागकण भी नहीं बना। परागकण में थोड़ा सा और डिफरेंशिएशन होता है, और इसकी 2 परतें बनती है, ठीक है। बाहर वाली परत को अपन कहते हैं एक्साइन या बाह्य चोल, ये कठोर होती है,
और ये एग्जाइन जो होती है वो किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन अब तक का सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक पदार्थ है। मतलब ना इस पे अम्ल का फर्क पड़ता, ना इस पे क्षार का फर्क पड़ता, ना इस पे ताप का फर्क पड़ता, ना इस पे दाब का फर्क पड़ता। क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है। एग्जाइन किसकी बनी हुई है? स्पोरोपोलेनिन की। क्लियर है? बाह्य चोल एग्जाइन में कौन है? स्पोरोपोलेनिन। ये कठोर भाग होता है, ठीक है। अंतःचोल किसकी बनी हुई है? अंदर वाली परत। ये बनी होती है सेलुलोज और सेलुलोज और पेक्टिन की। तो सेलुलोज और पेक्टिन उतना कठोर नहीं है जितना कि स्पोरोपोलेनिन है। ओके, नॉर्मल सब्सटेंस है ये। क्लियर? कहीं कहीं पे स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं मिलता है। कौन सी परत पे? बाह्य चोल या एक्साइन पे। तो एक्साइन पे जहां पर स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं मिलता है वो जगह कहलाती है जनन छिद्र। क्या कहलाती है? जर्मिनल पोर। ठीक है। अब ये जनन छिद्र क्या है आगे अपन पढ़ेंगे। जब इस परागकण से पराग नलिका का विकास होता है तो वो पराग नलिका इसी जनन छिद्र से होकर बाहर बनती है या बाहर निकलती है। क्लियर है? तो जनन छिद्र कहां होते हैं? एक्साइन पे, जहां पे स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं होता। ठीक है। देखो ये जो बाह्य चोली कैसी होती है? डिजाइनदार होती है, बिल्कुल डिजाइन से बनी हुई है। ठीक है। और स्पोरोपोलिन की बनी है। अंतःचोल बिल्कुल कैसी है? सतत, कंटिन्यूअस एक लेयर होती है। क्लियर है यहां तक? दूसरी बात, परागकणों का आकार बता रही है एनसीईआरटी, लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। देखो बेटा बोर्ड में भी थोड़े से पैटर्न बदल चुका है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने वाले हैं, कुछ फिलअप्स में आने वाले हैं, तो उसके लिए ये सफिशियंट है। जो मैंने डेटा इसमें रखे हैं और जो मैं रखूंगा आगे स्लाइड्स में वो सब सफिशियंट होंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उससे। ठीक है। तो देखो, तो 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक लघु विषाणु सॉरी परागकण का साइज होता है। क्लियर? चलो आगे। अब देखो ये जो दो कोशिका है कौन सी जननिक कोशिका और कायिक कोशिका। ठीक है। ये हो गया परागकण, दिस इज परागकण। ये क्या है? परागकण। बन गया परागकण। ठीक है भाई, परागकण तो बन गया। परागकण कितनी अवस्थाओं में, कितने कोशिकीय अवस्थाओं में? दो कोशिकीय अवस्था में। एक तो है जननिक कोशिका, एक है कायिक कोशिका। ठीक है। अब परागकण बनने के बाद अभी मैंने बताया था कि परागकण जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये कोशिकाएं, इन कोशिकाओं की परत क्या करती है? संरक्षण दे रही है। ये स्फुटन भी करवाएगी। स्फुटन का मतलब ये फटेगी यहां से और परागकण बाहर निकलेंगे। ठीक है। अब परागकण क्या इसी कोशिकीय अवस्था में बाहर निकलते हैं? हाँ, देखो क्या होता है। जो भी आवृतबीजी प्लांट है पृथ्वी पे उनमें से 60% से अधिक, अगर 100 पादप है तो 100 में से 60 से ज्यादा पादपों में क्या होता है? मतलब 60 प्रकार के पादपों में क्या होता है? परागकण इन्हीं दो कोशिकीय अवस्थाओं में झड़ते हैं। ठीक है। जो प्लांट है, जो फूल है, उससे परागकण कब झड़ते हैं? इसी दो कोशिकीय अवस्था में। ठीक। तो सर बाकी के में क्या होगा? बाकी में ये होता है बेटा, ये जो जननिक कोशिका है ना, जननिक कोशिका, ये जननिक कोशिका समसूत्री विभाजन करती है। और जब कोई कोशिका समसूत्री विभाजन करती है तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है। बिल्कुल सही बात। तो ये बना देगी दो कोशिकाएं और वो दो कोशिकाएं कहलाती है नर युग्मक। ठीक है। तो ये बना देगी दो कोशिकाएं, ये रही एक कोशिका। तो टोटल कितनी कोशिकाएं होगी? 3। ठीक है। तो 60% में तो हो गया दो कोशिकीय अवस्था में, और शेष अन्य में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मक निर्मित करती है। अतः 3 कोशिकीय अवस्था में परागकण जड़ते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके। फिर बात करते हैं परागकणों की। देखो परागकण क्या होते हैं बेटा? एलर्जी भी कर सकते हैं भाई, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो ये अपने लंग्स में जाकर श्वसनीय मार्ग में जाके एलर्जी कर सकते हैं। उसके अलावा श्वसनीय वेदना कर सकते हैं, पीड़ा कर सकते हैं। जैसे बाहर से क्या हुआ था कि गेहूं आयात करा था अपन ने, उसके साथ में एक घास आई थी जिसका नाम था पार्थेनियम। तो ये पार्थेनियम या जो गाजर घास है वो भी एलर्जी कोज करती है। इसके जो परागकण वो भी एलर्जी करते हैं। ठीक है। दूसरा, परागकणों का अगर उपयोग देखें तो पोषक के रूप में इनका उपयोग होता है। इनसे परागकणों से गोलियां या सिरप बनती है पीने के लिए, जो कि पोषक पदार्थ है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है उनसे। पश्चिमी देशों में बनाई जाती है। ठीक है। उसके अलावा जो हॉर्सेज होते हैं, जो रनिंग हॉर्सेज होते हैं, दौड़ने वाले घोड़े होते हैं, अश्व होते हैं, उनको उनकी कार्य क्षमता या कार्य दक्षता को बढ़ाने के लिए भी ये गोलियां या सिरप उनको दी जाती है। ठीक है। लास्ट पॉइंट देखते हैं स्लाइड का। देखो फिर बात आती है अंकुर क्षमता की। अंकुर क्षमता का मतलब क्या होता है बेटा? अंकुर क्षमता का मतलब ये है कि जैसे मान ली ये फूल था, इस फूल से परागकण झड़ गए। ठीक है। अब परागकण झड़ के कहां जाएंगे? वर्तिकाग्र तक। अब लेट्स एज्यूम कि परागकण झड़ने के बाद में वर्तिकाग्र पर कितने टाइम पे पहुंचे। ठीक है। अब मान लो कि अगर वो 10 मिनट बाद पहुंचे, वो 20 मिनट बाद, वो 30 मिनट बाद, तो एक पर्टिकुलर टाइम होगा ना उनके लिए कि इतने टाइम पे तो वो परागकण खराब नहीं होंगे। मतलब कि हर प्लांट के लिए क्या होता है, हर पादप के लिए क्या होता है, परागकणों की एक जीवन क्षमता होती है। जैसे मान लो किसी प्लांट के लिए जीवन क्षमता 1 घंटा है, इसका मतलब परागकण के झड़ने से लेकर 1 घंटे के अंदर अंदर उन्हें वर्तिकाग्र तक पहुंचना पड़ेगा। अगर उस 1 घंटे में नहीं पहुंचे तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो परागकणों के झड़ने से लेकर जब तक वे वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचते तब तक की जीवन क्षमता। ओके।
अगर बात करें धान में, चावल में या गेहूं में तो 30 मिनट होती है, 30 मिनट के अंदर पहुंचना है, 30 मिनट के बाद वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। उसके अलावा रोजेसी में गुलाब आता है ना, रोज आता है। लेग्यूमिनेसी फलियां, ठीक है। सोलेनेसी आलू बैंगन ये सब आते हैं। इन सब फैमिलीज में महीनों तक हो सकती है, मतलब कई महीनों तक इनके पोलन ग्रेन्स वायबल रह सकते हैं, अंकुरण क्षमता इनकी ज्यादा होती है, ठीक है। उसके अलावा मान लो किसी प्लांट का परागकण अपने को स्टोर करना है, काफी टाइम के लिए उसका भंडारण करना है, ठीक है। तो परागकणों का भंडारण भी कर सकते हैं, जैसे सीमन कलेक्ट करते हैं, शुक्राणु या वीर्य का अपने भंडारण करते हैं, वैसे परागकणों का भी भंडारण होता है, वही लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, हाँ बेटा, नेक्स्ट देखते हैं अपन। अभी तक अपन ने निषेचन पूर्व घटनाएं देखी है, उसमें अपन ने नर जननांग देख लिया। अभी अपन बात करने जा रहे हैं फ्लावर के मादा जननांग की। तो मादा जननांग क्या होता है बेटा? जायांग, ठीक है। जायांग का मतलब क्या हुआ? ये अगर एक पूरा फूल है तो इसमें ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? जायांग। और जायांग मैंने क्या बोला? तो मान लो कि एक स्त्री केसर, दूसरा, तीसरा, सभी को साथ में अगर बोलूंगा तो क्या कहूंगा? जायांग, ठीक है। अगर एक सदस्य को बताना हो तो क्या कह दूंगा? स्त्री केसर। क्लियर है? ठीक है। तो स्त्री केसर के अगर भागों की बात करूं तो एक भाग होता है वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका और तीसरा है अंडाशय। वर्तिकाग्र बेटा कौन सा भाग होता है? वर्तिकाग्र का मतलब है जहां पर परागकण आके गिरते हैं, ठीक है। परागकण आके गिरेंगे वो भाग वो भाग कहलाता है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। और स्टाइल या फिर वर्तिका का मतलब क्या है? परागकण आने के बाद में वहां से एक पराग नलिका बनती है, पोलन ट्यूब बनती है, वो किसके माध्यम से जाती है? वर्तिका के माध्यम से। क्लियर है? ओके। कहां जाती है? अंडाशय में। तो तीसरा भाग क्या है? अंडाशय। और अंडाशय में एक संरचना होती है जिसे कहते हैं प्लेसेंटा या अपरा, है ना। अंडाशय में अलग अलग कोष्ठ बने होते हैं और वहां एक संरचना इसे कहते हैं प्लेसेंटा या अपरा। इस प्लेसेंटा के ऊपर बीजांड जुड़े होते हैं, ठीक है। इस प्लेसेंटा पे एक संरचना जुड़ी होती है जिसे अपन क्या कहते हैं? बीजांड। और बीजांड ही क्या होती है बेटा? गुरु बीजाणुधानी, ठीक है। मतलब कि इसी में गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। जैसे अपन ने देखा था लघु बीजाणुधानी, जहां पर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, वैसे गुरु बीजाणुधानी का मतलब क्या है? जहां गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा या फिर मादा युग्मक बनेंगे, ठीक है। चलो, अब ये जो बीजांड है ये संख्या में अकेला भी हो सकता है, मतलब एक बीजांड भी हो सकता है किसी पादप में, और किसी पादप में एक से ज्यादा बीजांड भी हो सकते हैं। देखो, कहने का मतलब क्या है, ये अपन देख रहे हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन होने के बाद क्या होता है? जो बीजांड है वही बीज में कन्वर्ट होता है, बीज बदलता है, मतलब बीज में बनता है, ठीक है। और जो अंडाशय है वही किस में बदलता है? फल में, ठीक है। इसका मतलब अगर किसी प्लांट के मैं बीज को देख लेता हूं तो मुझे पता लग जाएगा कि निषेचन से पहले वो बीजांड था और कैसा दिखता था। अगर मुझे गेहूं देखना है तो गेहूं का बीज देख सकता हूं कि गेहूं का फूल मिलना मुझे मुश्किल है बजाय गेहूं के बीज के, ठीक है। तो गेहूं का बीज कैसा होता है? अकेला होता है। ऐसे इसका मतलब बीजांड भी कैसा रहा होगा? अकेला। धान में भी वही बात है, आम की गुठली देखिए उसमें बीज होता है तो वो भी कैसा है? सिंगल। तो अकेले भी हो सकते हैं। पपीता, खरबूज, आर्किड, इन सब में खूब सारे बीज देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें बीजांड भी बहुत सारे रहे होंगे। क्लियर है? ओके, चलो फिर बात करते हैं बीजांड की। देखो, सामान्यतः बीजांड कैसा होना चाहिए? ऐसा सीधा होना चाहिए जैसे मैंने बनाया यहाँ पे, है ना। सीधा होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह का बीजांड होना चाहिए। ये इसका अध्यावरण और ये सब कुछ, ठीक है। लेकिन अपने एनसीईआरटी में कौन सा बीजांड बना रखा है? प्रतीप बीजांड। ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में कौन सा मिलता है? प्रतीप बीजांड, ठीक है। प्रतीप का मतलब क्या है? ये बीजांड ऐसे घुमा हुआ है, ठीक। अगर मैं इसको पकड़ के यहां से यूं घुमा दूं तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं प्रतीप बीजांड। तो अपने कौन से बीजांड की संरचना देखनी है? प्रतीप बीजांड की, ठीक। चलो, तो प्रतीप बीजांड जो है वो प्लेसेंटा में जहां से अटैच है, मतलब प्लेसेंटा से जहां अटैच है उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? बीजांड व्रंत, है ना। ये जो डंडी है, ये जो डंठल है, इसका नाम क्या है? बीजांड व्रंत। कि बीजांड जिस व्रंत द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है या अपरा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो क्या है? बीजांड व्रंत। ओके, अब देखो, ये बीजांड मैंने बताया प्रतीप बीजांड, इसका मतलब ये घूम के आया है यहाँ पे, और जैसे ये घूम के यहाँ पे अटैच हुआ है तो इसका जो संधि स्थल है, इसका जो ये जंक्शन पॉइंट है, इसे अपन क्या कहते हैं? हाइलम या फिर नाभिका, ठीक है। इंग्लिश में हाइलम, हिंदी में नाभिका, इसे कहते हैं नाभिका, ठीक है। और इसके बाहर कुछ कवरिंग होती है, कुछ स्तरों का आवरण है। इन आवरणों को अपन कहते हैं अध्यावरण या फिर इंटेगुमेंट्स, ठीक है। ये रहे अध्यावरण। तुम देख पा रहे हो कि जो अध्यावरण है ना वो हर जगह है, लेकिन कहां नहीं है? इस सिरे पे। इस सिरे को अपन क्या कहते हैं? बीजांड द्वार, यानी कि बीजांड द्वारीय सिरे पर अध्यावरण नहीं पाए जाते। क्लियर है ये बात? ओके, ये होता है बीजांड द्वारीय सिरा, और इसके बिल्कुल सामने मिलता है एक सिरा जिसे कहते हैं निभागीय सिरा। ओके, निभागीय जो सिरा है वो आधारीय भाग में मिलता है। सर आधारीय भाग कैसे भाई? ये तो शीर्ष पे मिल रहा है। नहीं बेटा, देखो, अगर इसकी बात करूं तो ये भाग कौन सा है? आधार, और ये वाला इसका शीर्ष है। तो मतलब बीजांड क्या कहेंगे? बीजांड जो द्वार है
उसके बिल्कुल सामने का सिरा निभागीय और वो क्या होता है, आधारीय सिरा होता है। क्लियर? चलो, और अंदर की अगर बात करें, बीजांड के अंदर चलते हैं, तो अंदर अपने को दो तरह की कोशिकाएं मिलती है। एक कोशिकाएं होती है बीजांडकाय, न्यूसेलस, ठीक है, और उनके अंदर एक कोशिका होती है जिसे कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। जैसे वहां पड़ी थी पराग मात्र कोशिका, वैसे यहाँ पे होती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्लियर है? ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के बाहर की तरफ कौन होती है, बीजांडकाय या न्यूसेलस की कोशिकाएं। ठीक है, चलो, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित, बड़ी होती है, सघन जीव द्रव्य युक्त होती है और स्पष्ट केंद्र युक्त होती है। ये याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है इस पे। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब अपन बात करते हैं गुरु बीजाणु जनन की, है ना। जैसे अपन ने पढ़ा था लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से या पराग मात्र कोशिका से, पोलर मदर सेल से लघु बीजाणु का निर्माण। ठीक है, वैसे गुरु बीजाणु जनन का मतलब क्या होगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का बनना। सिंपल सी बात है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु की रचना क्या कहलाती है बेटा, गुरु बीजाणु जनन। सामान्यतः एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, उसी से ही बनती है। ठीक है, तो देखो ये वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी। इसके बाहर की तरफ जो कोशिकाएं हैं उसको मैंने क्या नाम दिया, न्यूसेलस। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, न्यूसेलस या बीजांडकाय। ठीक है, तो इनको एक बार भूल जाओ, ध्यान में कौन सी रखनी है, ये बीच वाली कोशिका, जिसे क्या करें, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ओके, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है उसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। ठीक है, क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होने से क्या होगा, एक से दो कोशिकाएं बनेगी जिनकी गुणिता 2n से n हो जाएगी इस बार। इस कंडीशन को कहते हैं गुरु बीजाणु डायड या फिर द्वितीयक। ठीक है, डायड का मतलब दो कोशिकाएं बन गई। फिर अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय हुआ, 2 से 4 कोशिकाएं बन गई। लेकिन देखो ऐसा तो परागकण की रचना में भी हुआ था, याद करो, लघु बीजाणु जनन में भी ये पढ़ा था। लेकिन फर्क क्या आता है, यहां तक तो सेम था बिल्कुल। ठीक है, वहां पे पराग मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते चतुष्क के रूप में, ऐसा यहाँ पे भी गुरु बीजाणु चतुष्क बन रहा है। लेकिन इनमें से 3 बेटा नष्ट हो जाते हैं, 3 अपहासित हो जाते हैं, जबकि वहां पे चारों लघु बीजाणु परागकण निर्माण में योगदान दे रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 3 नष्ट होते हैं, एक ही शेष रह पाता है, और जो शेष रहेगा वही आगे प्रोसेस को चलाएगा। ठीक है, 3 इसको पोषण देते हैं और नष्ट हो जाते हैं। क्लियर है, इस कंडीशन को कहते हैं गुरु बीजाणु चतुष्क। इसके बाद की अगर बात करें तो एक गुरु बीजाणु बचा, इस एक गुरु बीजाणु की गुणिता क्या है, हैप्लॉइड, अगुणित है ये। अब इस गुरु बीजाणु में होता है समसूत्री विभाजन, लेकिन ये जो समसूत्री विभाजन है ये सामान्य वाला नहीं है, ये होता है मुक्त केंद्रकीय प्रकार का। मुक्त केंद्रकीय प्रकार या फ्री सेंट्रल का मतलब क्या होता है कि केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है ना, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन गए, लेकिन उसके तुरंत बाद ही साइटोकाइनेसिस या कोशिका विभाजन नहीं होता है। मतलब कि सीधा सा मतलब ये है कि कोशिका की झिल्ली नहीं बनती है। अगर झिल्ली नहीं बनेगी, मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, तो फिर वो पूरा विभाजन नहीं माना जाएगा। उसे अपन कहते हैं मुक्त केंद्रकीय समसूत्री विभाजन, की खाली केंद्र के विभाजन हो रहे हैं। ओके, हो गया केंद्र विभाजन, 1 से 2 केंद्रक बन गए, इससे भी 2 बन गए, तो 2 से कितने बन गए, 4, ऐसे 4 से कितने बन गए, 8। चल रहा है समसूत्री विभाजन। ठीक है, 4 से 8 बन गए। अब ये जो 8 केंद्रक बने ना, अब इनमें होता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में क्या होगा, इनमें से 2 केंद्रक बीच में आ जाएंगे। ठीक है, और उन्हें अपन ने नाम दे दिया ध्रुवीय केंद्रक। और ये जो ध्रुवीय केंद्रक ये पूरी बड़ी कोशिका बनाएंगे एक, जिसका नाम क्या होता है, केंद्रीय कोशिका, या अपन कह सकते हैं सेंट्रल सेल। बना दी इन्होंने सेंट्रल सेल, ठीक है सर, बन गई सेंट्रल सेल। उसके अलावा कितने बच गए, 3 केंद्रक ये बच गए और 3 केंद्रक ये वाले बच गए। ठीक है, तो इनमें से जो 3 केंद्रक होते हैं वो बनाते हैं प्रतिव्यासंत या एंटीपोडल सेल्स, इनको कहते हैं अपन प्रतिव्यासंत कोशिकाएं, और निभागीय सिरे पे बनती है ये। उसके अलावा 3 कोशिकाएं हैं, उनमें से एक बनती है अंड कोशिका और बाकी की 2 क्या बनती है, सहायक कोशिका या सब्सिडरी सेल। तो एक बन गई एग सेल, 2 बन गई सब्सिडरी सेल। और जो सहायक कोशिका होती है उनमें तंतु रूपी समुच्चय होता है, आगे पढ़ेंगे अपन। ये जो तंतु रूपी समुच्चय क्या काम करता है, जब पराग कण आते हैं वर्तिकाग्र पे तो पराग नलिका का निर्माण होता है, यहां से बताया था मैंने स्टार्टिंग में। तो ये पराग नलिका अंडाशय तक पहुंचती है, बीजांड तक पहुंचती है, तो कहां जाएगी, है ना, इसको गाइड करने का काम, इसको दिशा निर्देशित करने का काम कौन करता है, यही तंतु रूपी समुच्चय करते हैं, जो कि कहां पे बने हुए हैं, सहायक कोशिकाओं में। क्लियर है, ओके। अब एक बात सुनो, देखो ये वाला सिरा कौन सा है, निभागीय सिरा, और ये वाला होता है बीजांड द्वारीय सिरा, मतलब दिस इज चलेजल एंड दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। ठीक, तो निभागीय सिरा ऊपर की तरफ बनाया मैंने सभी में, और चलेजल एंड नीचे की तरफ। एनसीईआरटी में थोड़ा उल्टा कर रखा है, फिर लास्ट में जाके उसको चेंज करा है। ठीक है, तो या तो स्टार्टिंग से ऐसा ही रख लो या लास्ट में जाके उल्टा कर सकते हो, ये फाइनल डायग्राम यही है। ठीक है, तो अपन स्टार्टिंग से उसको वैसा ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, निभागीय सिरा ऊपर है और चलेजल एंड नीचे, सॉरी माइक्रोपाइलर एंड नीचे है और बीजांड द्वारीय सिरा नीचे है। ऊपर कौन सा है, निभागीय निभागीय निभागीय, और ये निभागीय सिरा ऊपर रहा। इसका मतलब याद रखना कि निभागीय सिरे की तरफ कौन बनती है, प्रतिव्यासंत एंटीपोडल सेल्स, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कौन बनती है,
अंड कोशिका और सहायक कोशिका, सब्सिडरी सेल एंड एग सेल्स। क्लियर है? एक बात तो ये, इस संरचना का नाम क्या होता है? भ्रूण कोश, जिसमें भ्रूण बनेगा आगे चल के। ठीक है, एम्ब्रियो सेक या फिर मादा युग्म को भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मादा युग्मक होता है भी। ठीक है, जब निषेचन हो जाएगा तो इसमें भ्रूण का निर्माण होता है। ओके, अब देखो टोटल अगर मैं यहाँ के केंद्र काउंट करूं तो वो कितने मिलते हैं? 8। और कोशिकाएं काउंट करूं तो 7। देखो 2 केंद्र की है, 3 ये और 3 ये, 3 3 6 और 2 8। इसका मतलब ये अवस्था क्या है? 8 केंद्र की है। और कोशिकाएं बताओ, 3 तो ये रही, 3 ये रही, 6 और एक पूरी बड़ी कोशिका। इस कोशिका में कितने केंद्र के? 2। ठीक है, इसका मतलब कोशिकाएं कितनी है? 7। तो ये अवस्था कहलाती है 7 कोशिकाएं 8 केंद्र की है। बोर्ड में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, याद रखना। ओके चलो बेटा, क्लियर है? आगे देखो, फिर बात करते हैं परागण की। परागण क्या होता है? परागण का मतलब ये है, पराग कोश में पराग कण, पोलन ग्रेन्स हो गए परिपक्व। ठीक है, अब परिपक्व होने के बाद क्या होगा बेटा? परिपक्व होने के बाद वहां से उनका स्फुटन होगा, वो झड़ेंगे और झड़ने के बाद वो किसी मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? परागण। क्लियर है? देखो अभी अपन निषेचन पढ़ेंगे। ठीक है, तो निषेचन का मतलब क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना। तो नर युग्मक मादा युग्मक मिले, उससे पहले आवश्यक क्या है? कि नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाए। तो वो यही प्रोसेस है प्लांट के लिए, है ना। परागण का मतलब क्या है? कि नर युग्मक मादा युग्मक के पास जा रहे हैं। ठीक है, उसमें से भी स्पेसिफाई करें तो क्या बोलेंगे कि परागकणों का परागकोश से स्फुटन के बाद वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। ओके, 3 तरह का होता है। एक होता है स्वयुग्मन, जिसे अपन कहते हैं ऑटोगेमी। ठीक है, ये वाला क्या है? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है कि एक पादप है जिसपे उभयलिंगी पुष्प है, मतलब कि नर पुष्प और मादा पुष्प या नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही फ्लावर में है, एक ही पुष्प में है। तो उसी प्लांट के या उसी पुष्प के परागकण जड़े और उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो ये क्या कहलाएगा? स्वयुग्मन या फिर ऑटोगेमी। ठीक है, सजात पुष्प परागण का मतलब क्या है? पादप तो एक ही है, लेकिन उस पादप पे एक लिंगी पुष्प है ना, एक पुष्प ऐसे है जो नर जन्नांग लिए हुए हैं और दूसरे वाले मादा जन्नांग युक्त है। तो नर पुष्प से परागकण झड़ के उसी पादप के मादा पुष्प तक पहुंचे, ये क्या कहलाता है? सजात पुष्पी परागण या जिटोनोगेमी। ठीक है, और तीसरा होता है पर्णिसेचन। पर्णिसेचन में क्या है? 2 अलग अलग प्लांट है, अलग अलग पादप है, एक से परागकण झड़ेंगे और दूसरे के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। ये क्या होता है? जिनोगेमी या पर्णिसेचन। आई होप क्लियर हो गया होगा अभी तक। ये अपन ने मादा जन्नांग देख लिया पूरा, और साथ में परागण के बारे में थोड़ा सा। हाँ तो बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। निषेचन पूर्व घटनाएं अपन पढ़ रहे थे। इससे पहले अपन ने देखा था कि परागण के प्रकार कौन से होते हैं? स्वपरागण, सजात पुष्पी परागण और पर्णिसेचन। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में कुछ बातें करते हैं। देखो 3 प्लांट ऐसे हैं, वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना। वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, इन तीनों प्लांट में बेटा 2 तरह के पुष्प मिलते हैं। मतलब नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं उनमें, नॉर्मली पादपों में क्या होता है कि एक ही प्रकार के फूल मिलते हैं, सामान्यतः अपन देखते हैं। ठीक है, इनमें 2 प्रकार के फूल मिलते हैं। एक फूल होते हैं उन्मिल परागणीय पुष्प, है ना, ये फूल होते हैं खुले, जैसे कि ज्यादातर पादपों में जो फ्लावर मिलते हैं वैसे वाले। ठीक है, और एक प्रकार के फूल इनमें होते हैं जिन्हें कहते हैं अनुन्मिल्य पुष्प, है ना। अनुन्मिल्य का मतलब क्या है? ये फूल हमेशा बंद रहते हैं ना, ये फूल कैसे रहते हैं? बंद रहते हैं। अब बताओ, अगर फूल बंद रहेगा तो बंद फूल में परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों पास पास रहेंगे। तो अगर दोनों चीजें पास रहती है तो फिर हमेशा क्या होगा? स्वयुग्मन। भाई अगर फूल कभी खुलेगा ही नहीं, स्वयुग्मन का मतलब क्या होता है? स्वयुग्मन का मतलब ये होता है कि एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण जड़े और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए, ये स्वयुग्मन होता है। तो अगर फूल बंद है तो ये एक ही कंडीशन बचती है स्वयुग्मन की। ठीक है, उन्मिल परागण पुष्प में ये होता है, जबकि सॉरी अनुन्मिल में और उन्मिल जो कि खुले पुष्प है, ओपन फ्लावर है, उनमें दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं कि स्वयुग्मन के लिए आवश्यकता क्या है, कि कौन कौन सी कंडीशंस में स्वयुग्मन हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए पहली तो है समकालिकता। समकालिकता का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो ये फूल है, इस फूल में एक है मेल पार्ट, एक है नरयुग्मक वाला भाग, मतलब जो नरयुग्मक बनाएगा, पुमंग जिसको बोल रहे हैं, एक है मादा युग्मक बनाने वाले से जायांग कह रहे हैं। तो अगर नरयुग्मक बनाने वाला भाग, मतलब कि नरजन्नांग और मादा जन्नांग दोनों एक ही टाइम पे परिपक्व हो रहे हैं, ठीक है, दोनों एक ही टाइम पे परिपक्व हो रहे हैं, उसे अपन कहते हैं समकालिकता। ठीक है, समकालिकता का मतलब ही यही है कि नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों एक समय परिपक्व हो, ताकि परागकोश से परागकण बने और उसी वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए, तभी क्या हो पाएगा? स्वयुग्मन। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है? मान लो समकालिकता है, दोनों एक टाइम पे परिपक्व हो रहे हैं, लेकिन दोनों की स्थिति अलग अलग है। मान लो इस कंडीशन पे यहाँ पे वर्तिकाग्र और परागकोश इधर है,
तो यहाँ से स्फुटन के बाद यहाँ कैसे पहुंच पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब उनकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए ताकि स्वयुग्मन हो सके, उसी पुष्प से पराग कण झड़े और उसी वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए। तो दो कंडीशन है, एक तो समकालिकता और एक है परागकोश और वर्तिकाग्र निकट स्थित हो बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे फिर बात करते हैं सजात पुष्पी परागण की। इसका मतलब क्या होता है सजात पुष्पी का, कि पादप तो एक ही है लेकिन उसपे दो तरह के पुष्प है, एक है नर पुष्प एक है मादा पुष्प, ठीक है। तो सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से तो क्या है, परपरागण। परपरागण का मतलब क्या होता है कि एक फूल से या एक फ्लावर से परागकण झड़े और दूसरे फ्लावर पे जाए, ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। इसका मतलब क्रियात्मक रूप से देखें तो कैसा है, परपरागण। लेकिन अगर जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जेनेटिकली देखें, जीनी रूप से देखें, तो हो क्या रहा है, उसी पादप के एक फूल से दूसरे फूल पे जा रहे हैं। क्या जीन में फर्क आएगा, नहीं आएगा, मतलब कि विभिन्नता बहुत ही कम आएगी या न के बराबर आएगी, है ना। तो न के बराबर अगर विभिन्नता आ रही है तो जेनेटिकली कैसा है ये, स्वयुग्मन जैसा। जैसा स्वयुग्मन में हो रहा है कि एक फूल से जाओ या फिर एक पादप के दूसरे फूल से उसी फूल पे जाओ, बात का मतलब तो एक ही है, ठीक है। तो क्रियात्मक रूप से क्या है ये, परपरागण, लेकिन जेनेटिकली क्या है ये, स्वयुग्मन। ओके, चलिए आगे फिर बात करते हैं पर्णनिषेचन की। पर्णनिषेचन में क्या होता है, इसमें सर्वाधिक विभिन्नताएं आती है। सर्वाधिक विभिन्नताएं क्यों आती है इसमें, क्योंकि इसमें दोनों प्लांट से अलग अलग है ना। दूसरे प्लांट से किसी दूसरे प्लांट पे परागकण उड़ के आ रहे हैं और उसके वर्तिकाग्र पे आ गए। इसका मतलब उसकी जेनेटिक्स अलग थी, उसकी जीन क्वालिटी अलग थी, इस प्लांट की जीन क्वालिटी अलग थी, और दोनों आगे मिल गए तो वेरिएशंस आएगी, विभिन्नताएं आएगी। यही बात समझा रहा है अपने को कौन, पर्णनिषेचन या फिर जीनोगेमी। फिर बात करते हैं पराग अभिकर्मक की। देखो पराग अभिकर्मक क्या होते हैं, ऐसे कारक या ऐसे एजेंट्स जो कि परागण करवाते हैं, है ना, जो कि परागकणों को लेके वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, पोलन एजेंट्स या फिर परागण अभिकर्मक या पराग कारक, ठीक है। अब पराग अभिकर्मक दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं जैविक और एक होते हैं अजैविक। एक घटक कौन सा है, जैविक घटक, मतलब जिसमें जीव हो जैसे कि प्राणी, और अजैविक घटक जिनमें कोई जीव नहीं हो, है ना, अजैविक चीजें हो, जैसे वायु हो सकता है और जल हो सकता है। अगर अजैविक की बात करें, है ना, भाई वायु है, वायु का मतलब क्या, हवा के झोंके आ जाए ना, हवा के झोंकों के साथ परागकण उड़ के जाए, ठीक है। अब बताओ हवा के झोंकों के साथ अगर परागकणों को उड़ना है तो कैसे होने चाहिए, सिंपल सी बात है, हल्के होने चाहिए। परागकण कैसे होने चाहिए, पोलन ग्रेन्स शुड बी लाइट वेट, हल्के होने चाहिए। दूसरा, जहां से उड़ के जा रहे हैं उनका पुंकेसर या उनका स्टेमन है वो खुला होना चाहिए, ढका हुआ नहीं होना चाहिए, ताकि आराम से हवा आए और उड़ के बाहर ले जाए अपने संग, ठीक है। वर्तिकाग्र कैसे होने चाहिए, परागकण उड़ के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वर्तिकाग्र पे, तो जिस प्लांट के वर्तिकाग्र पे जा रहे हैं उनका वर्तिकाग्र लंबा होना चाहिए। जैसे अपन ने मक्का में देखा है, मक्का में क्या होता है, जो स्टिग्मा है, जो वर्तिकाग्र है वो लटका हुआ रहता है, लंबे लंबे टेंसले, क्या कहते हैं उन्हें, टेंसले, तो वो टेंसले लटके हुए हैं ताकि वो इजीली परागकणों को कैच कर सके, ठीक है। तो मक्का में परागण कैसे होता है, वायु द्वारा। तो वायु द्वारा परागित पुष्प कैसे होने चाहिए, गंधबंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, गंधहीन होने चाहिए, रंगहीन होने चाहिए, वो भी लिख सकते हैं, हल्के परागकण होने चाहिए, खुला पुंकेसर होना चाहिए उनका, और वर्तिकाग्र लंबा होना चाहिए ताकि आसानी से वो परागकणों को कैच कर सके और निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करवा सके। ओके, ये बात याद रखना। उसके बाद अजैविक घटक में दूसरा कारक आता है जल, ठीक है। बात करते हैं किसकी, जल की। देखो जल के द्वारा जिन परागकणों का परागण होगा, जल अगर अभिकर्मक के रूप में काम में आ रहा है तो उनपे श्लेष्मा का आवरण मिलेगा, है ना, क्योंकि देखो परागकण कहाँ है, पानी में। अब पानी में अगर परागकण तो खराब हो सकते हैं तो उनपे एक म्यूकस का आवरण मिलता है, एक श्लेष्मा का आवरण मिलता है, ठीक है। एक बात तो ये, दूसरी बात, अब जल में भी दो कंडीशन है। देखो वैसे क्या होता है कि अजैविक घटक द्वारा परागण बहुत ही कम होता है ना, और अजैविक में कम होता है, लेकिन अजैविक में से भी वायु में ज्यादा होता है, समझ रहे हो। मैं ये बात कह रहा हूं कि जैविक घटक और अजैविक घटक में से परागण सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है, जैविक घटक द्वारा। जैविक घटक में होता है मधुमक्खी द्वारा, ठीक है। इसका मतलब अजैविक से बहुत ही कम होता है, जितना भी होता है उसमें से वायु में क्या है, सबसे सामान्य, मतलब उसमें वायु क्या है, सबसे सामान्य प्रकार का अभिकर्मक है, कि अगर अजैविक से हो रहा है तो ज्यादातर किससे होगा, वायु से। उसके बाद नंबर किसका आता है, जल का, ठीक है। तो जल में परागण बहुत ही दुर्लभ होता है, कि सामान्यतः नहीं होता है जल में, ठीक है, और होता है तो भी कुछ 30 वंशों तक ही सीमित है, ठीक है। एंजियोस्पर्म के कुछ 30 वंशों तक की, 30 जीनसेस तक ही सीमित है ये चीज, ठीक है। अब जल में दो चीजें आती है, एक आती है जल की सतह, जैसे मान लो कि ये पानी जल पे सतह पे बह रहा है और वहां परागण हो, ठीक है, जल की सतह पे परागण हो और एक सतह के नीचे परागण हो, दो कंडीशन बनती है। तो सतह पे परागण होता है वेलिसनेरिया में, ठीक है, वेलिसनेरिया में सतह पे परागण हो जाएगा। और अंदर की अगर बात करें तो जोस्टेरा एक समुद्री घास है जिसमें जल की सतह के अंदर परागण होता है, ठीक है, मतलब कि ये प्लांट जल की सतह के अंदर है तो वहीं पे परागण होगा, दोनों में जल द्वारा हो रहा है।
लेकिन देखो बेटा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली है ना, टेलर ऑफ बंगाल, बंगाल का तुम नाम सुना है ना वाटर हाइसिंथ का। तो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली क्या होता है, जल की सतह से भी ऊपर आ जाता है, समझ रहे हो। सतह के ऊपर का मतलब क्या है कि पानी के लेवल पे, ठीक है। और पानी के लेवल से भी अगर ऊपर प्लांट आ गए, ठीक है, तो उनमें परागण किसके द्वारा होगा, इनमें होगा बेटा कीटों द्वारा। नॉर्मली जो स्थलीय पादपों में टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में जैसे होता है वैसा ही वाटर हाइसिंथ वाटर लिली में होगा, इनमें जल द्वारा नहीं होता है, पानी द्वारा नहीं होता है। तो ये बात एक याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो फिर अपन ने बात की जैविक घटक की, तो जैविक घटक प्राणियों द्वारा होता है, बहुत से करते हैं, मधुमक्खी, बर, ठीक है, कुछ वानर, सरीसर, बहुत से करते हैं, तो उनसे मतलब नहीं है। मेनली कौन है इसमें, मेनली सबसे ज्यादा पोलन एजेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा परागण करवाने वाला वो है मधुमक्खी, ठीक है। मधुमक्खी सबसे ज्यादा परागण करवाती है, ठीक है। तो इनके लिए पुष्प कैसे होनी चाहिए, बड़े आकार के होने चाहिए ताकि आराम से बैठ सके वो कीट, ठीक है। रंगीन होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, आकर्षित कर सके। मकरंद युक्त होने चाहिए, मकरंद का मतलब क्या होता है बेटा, मकरंद एक पदार्थ है जिसके लालच में ये कीट और इसके ऊपर आते हैं और मकरंद को खाते हैं, ठीक है। उनका काम ये थोड़ी है कि भाई वो परागण कर रहे हैं, उनका काम क्या है, मकरंद खाना, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मकरंद को चुरा ले जाते हैं, इकोलॉजी में दे रखा है वहां बात करेंगे, ठीक है, और परागण भी नहीं करवाते, तो उन्हें कहते हैं मकरंद चोर, ठीक है। चलो, तो मकरंद को खाने के लिए आएंगे, वो मकरंद ले लेंगे और बदले में क्या देंगे उसको, परागण करवा देंगे उस प्लांट का, क्लियर है। जैसे एमोर्फोफिलस का लगभग 6 फीट लंबा फूल होता है, 6 फीट लंबा फूल है, तो उसमें क्या करते हैं, खूब सारे कीट अंडे देते हैं और उसका परागण करवाते हैं, ठीक है। एक बात तो ये। दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रखा है अपने पास, शलभ और एक यूका पादप, है ना। शलभ की बहुत सी प्रजातियां होती है, वो यूका पादप के साथ एक सहजीवन बनाती है, सहजीवी संबंध बनाती है। इसमें क्या होता है कि शलभ को तो क्या इस पुष्प में अंडे देने का स्थान मिल जाता है, यहाँ पे वो अपने एग ले करता है, ठीक। और यूका पादप का बदले में क्या करवा देता है, वो परागण करवा देते हैं। तो यूका पादप को तो परागण मिलता है शलभ से, और शलभ को अंडे देने का स्थान मिल जाता है, ओके। चलो फिर बात करते हैं कुछ बही प्रजनन युक्तियों की। बही प्रजनन युक्तियों का मतलब क्या है, बही प्रजनन युक्तियों का मतलब यह है कि स्वयुग्मन नहीं होने दे, है ना। स्वयुग्मन का मतलब एक पुष्प का उसी पुष्प पे परागण नहीं होने दे, ठीक है। तो उसे रोकने के लिए क्या होगा कि एक लिंगी पुष्प बनने चाहिए। अगर मान लो फूल ही एक लिंगी बना रहे हैं अपन, तो एक लिंगी फूल अगर बन रहे हैं प्लांट में जेनेटिकली अपने आप या फिर अपन से, तो फिर वो क्या है, एक बही प्रजनन युक्ति है, वो स्व प्रजनन या अंतर प्रजनन नहीं होने देगी, है ना। सेल्फ ब्रीडिंग नहीं होने देगी। बही प्रजनन का मतलब अदर प्लांट से कराएंगे, ठीक है, ताकि वेरिएशन आए और अच्छी क्वालिटी की फसल अपने को मिले, ठीक है। तो एक लिंगी पुष्प होंगे तो नहीं हो पाएगा। असमकालिकता, असमकालिकता का मतलब क्या है, मान लो अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल बन रहे हैं, लेकिन उनमें क्या है, असमकालिकता है कि जो नर जन्नांग और मादा जन्नांग वो एक टाइम पे परिपक्व नहीं हो रहे। मान लो परागण परिपक्व हुआ, उस टाइम पे वर्तिकाग्र परिपक्व नहीं है, वो परागण को एक्सेप्ट करने लायक नहीं है अभी तक, ठीक है। तो परागण उड़ के कहीं और जाएंगे, वायु द्वारा, कीट द्वारा, जैसे भी, ठीक है। ये हो गया असमकालिकता। ये मान लो कि वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो गया, उस पर कहीं और से परागकण आ गए, ठीक है, और जो परागकोश है वो बाद में परिपक्व हुआ, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है असमकालिकता में। तीसरा है परागकोश व वर्तिकाग्र में दूरी। मान लो कि उनकी स्थिति ही ऐसी है कि परागकोश से परागकण झड़े और उस वर्तिकाग्र पे नहीं पहुंच पाए, कहीं और उड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये है। चौथी है स्व असामंजस्य, इसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। स्व असामंजस्य का मतलब क्या है, कुछ प्लांट्स में ऐसा जेनेटिक्स है उनका कि उनके वर्तिकाग्र पर उन्हीं के परागकण अंकुरित नहीं हो सकते, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, स्व असामंजस्य, क्लियर है। चलो बेटा फिर बात करते हैं, तो अपन ने क्या देख लिया, नर जन्नांग कैसा होता है, मादा जन्नांग कैसा होता है फूल का, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, परागकोश, भूतंतु, मादा जन्नांग में वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, अंडाशय में बीजांड, परागकोश में लघु बीजाणु जनन कैसा होता है, इधर मादा जन्नांग में गुरु बीजाणु जनन कैसा होता है, ये सारी चीजें अपने देख ली अभी तक। तो ये सब क्या है, निषेचन पूर्व घटना है। फिर अपने देख लिया परागण। परागण का मतलब परागकण उड़ के जाए, कहां पहुंचे, वर्तिकाग्र तक पहुंचे, ठीक है। यहां तक अपन आ चुके हैं। अभी अपन आगे बात करते हैं, देखो अब परागकण कहां पे आ गए, वर्तिकाग्र पे, ठीक है। तो वर्तिकाग्र पर परागकण आने के बाद में क्या होता है, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाएं। देखो होता क्या है, यहां बता रहा हूं मैं, इधर देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें, ये क्या है, एक मादा जन्नांग या स्त्रीकेसर। ये है इसका वर्तिकाग्र, दिस इज वर्तिकाग्र, और ये है वर्तिका, और ये है अंडाशय, ओके, ठीक है भाई। अब क्या होता है, यहां पर मान लो परागकण आ गए। परागकण की संरचना अपने को पता है कैसी होती है,
अगर मैं संरचना बनना चाहूं तो देखो, इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है। मान लो कि ये जननी कोशिका है, ये वाली कायी कोशिका है, और बाहर वाली परत क्या होती है, बाह्य चोल एक्साइन, अंदर वाली क्या होती है, अंत्यचोल। ये मैंने बना दी। और जहां जहां पे नहीं है उसे क्या कहते हैं, जनन छिद्र। दीज आर जर्मिनल पोर या जनन छिद्र। ये बातें पता है आपने को सारी अभी तक? ठीक है बेटा। तो देखो अब क्या होगा, ये परागकण यहाँ पे उड़ के आ गया, तो अब जो वर्तिकाग्र है ये इसको पहचानेगा। देखो ऐसा तो है नहीं कि वायु अगर परागण करवा रही है तो वो पर्टिकुलर, जैसे मान लो गुलाब में अगर हो रहा है, ठीक है, या किसी और प्लांट में हो रहा है, तो उसी प्लांट का उसी पादप का परागकण उड़ के आए। ये तो मात्र एक संयोग है ना, है ना, संभव थोड़ी है कि वही आए, कोई और भी तो आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है सर। अगर कोई और आ गया तो वर्तिकाग्र उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है ना, कुछ केमिकल्स का आदान प्रदान होता है, इससे पता लगता है कि ये सही प्रजाति का है या अपनी ही प्रजाति का है, इसको अंकुरित करवाना है या नहीं करवाना। अब सुनो, वर्तिकाग्र ने एक्सेप्ट कर लिया, मान लो कि जिस प्रजाति का आना चाहिए था उसी का ही परागकण आया है, उसी प्रजाति का उसी प्लांट का परागकण आया है, ठीक है, तो उसको वर्तिकाग्र ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है, देखो अब अपन स्टार्टिंग में बात करी थी कि ये जो परागकण आता है ये दो कोशिका अवस्था में भी आ सकता है और तीन कोशिका अवस्था में भी। दो कोशिका का मतलब क्या है, कायिक कोशिका, जननी कोशिका, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या आती है, तीन कोशिका मतलब कि कायिक कोशिका जो है वो, सॉरी, जननी कोशिका जो है वो समसूत्री विभाजन वाला दो कोशिकाएं बना ले, ठीक है, तो वो हो गई दो नर युग्मक बना ले, ठीक है। तो दो नर युग्मक और एक जननी कोशिका, एक कायिक कोशिका, तीनों मिला के तीन कोशिका अवस्था हो गई। तो या तो तीन कोशिका अवस्था में आ सकता है या फिर दो कोशिका अवस्था में आ सकता है। क्लियर है? ठीक है, जिस भी कोशिका अवस्था में आए यहां पे आ गया। इसके बाद क्या होगा, यहां से देखो जहां पर जर्म पोर है ना, जर्मिनल पोर या जनन छिद्र है, स्पोरोपोलिन का जमाव जहां पे नहीं है वहां से पराग नलिका बनेगी ऐसे, है ना, अंदर से यहां से क्या निकलेगी, पराग नलिका। और इस पराग नलिका में ही नर युग्मक बनेंगे। अगर तीन कोशिकी में तो पहले से बने हुए हैं, बाकी यहाँ पे दो नर युग्मकों का निर्माण होगा। और ये कहां पे जाएंगे, इस प्लेसेंटा से जो बीजांड जुड़ा हुआ है वहां पे जाएगी पोलन ट्यूब। क्लियर है बात? ठीक है सर, ये पराग नलिका यहां तक पहुंच गई, सही बात है। अब यहां तक जाने के बाद, तो यहां तक जाने की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, पराग इस तरीके से संकर्षण। वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक, ठीक है। तो बीजांड तक पराग नलिका प्रविष्ट हो गई, ठीक है। अब बात आती है कि बीजांड में पराग नलिका प्रविष्ट कहां करेगी। एक बार इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक सेकेंड। बीजांड में पराग नलिका प्रवेश देखो कहां करेगी, जैसे अपन ने पहले बनाया था। सुनो, इतने में काम हो जाएगा। ये क्या था, एक बीजांड था, ठीक है, ये बेटा एक बीजांड था। इसमें यहां पे तीन कोशिकाएं थी, कौन से सिरे पे, माइक्रोपाइलर एंड पे। इसको क्या बोला, अंड कोशिका। दिस वाज अंड कोशिका। बीच में क्या थे, दो ध्रुवीय केंद्रक थे, ठीक है। और यहां पे क्या थी, तीन प्रति व्यासंत। पता है ये बातें, दीज आर प्रति व्यासंत कोशिका या एंटीपोडल सेल्स, ओके, ठीक। और यहां पे दो कोशिकाएं और थी, इन्हें कह रहे थे अपन सहायक कोशिका, सब्सिडरी सेल्स या सहायक कोशिकाएं, ठीक है। इन्हीं सहायक कोशिकाओं में क्या मिलता है अपने को, तंतु रूपी समुच्चय। दिस इज तंतु रूपी समुच्चय, ओके, ये हो गया तंतु रूपी समुच्चय, ठीक है। इन तीनों को मिला के अपन क्या कहते हैं, सहायक कोशिका, अंड कोशिका, तंतु रूपी समुच्चय को मिला के इन्हें कहते हैं अंड उपकरण, एग एपरेटस, ठीक है। ये बात अपन ने पढ़ ली थी पहले, ओके। अब देखो ये पराग नलिका यहां से आ रही है, तो मैंने बताया था कि तंतु रूपी समुच्चय क्या करता है, पराग नलिका को दिशा निर्देशित करता है, पराग नलिका का दिशा निर्देशन करेगा, ठीक है, पराग नलिका का दिशा निर्देशन, ठीक है। अब जो पराग नलिका है वो यहां से एंटर करेगी, जैसे दोनों में से किसी एक से, ठीक है। और दो, इसमें क्या पड़े, दो नर युग्मक पड़े, दीज आर नर युग्मक, ओके बेटा, ठीक है सर, दो नर युग्मक पड़े। अब ये दोनों नर युग्मक कहां जाएंगे, देखो अब क्या होता है, ये दोनों नर युग्मक में से एक नर युग्मक चला जाएगा इस अंड कोशिका के पास, है ना। इस अंड कोशिका से कौन मिलेगा, एक नर युग्मक, ओके, ठीक है। और दूसरा नर युग्मक मिलेगा, ये क्या थे, दोनों ध्रुवीय केंद्रक थे, ये थे ध्रुवीय केंद्रक। इन ध्रुवीय केंद्रकों से दूसरा नर युग्मक मिलेगा, समझ गए, ठीक है। पराग इस तरीके से संकर्षण तो इस पराग नलिका के प्रविष्ट तक खत्म हो गया था, ओके। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दो नर युग्मक थे, एक नर युग्मक मिल गया अंड कोशिका से,
ठीक है सर, एक नर युग्मक मिल गया अंडकोशिका से, इससे जुड़ के दोनों ने क्या बना दिया, द्विगुणित जाइगोट। समझ गए, जब मिले अंडकोशिका मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों मिले तो क्या बन गया, युग्मनज या फिर जाइगोट बन गया। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं युग्मक संलयन। क्या कहते हैं इसे, युग्मक संलयन। ठीक है, दूसरा निर्गुण किससे मिला है, ध्रुवीय केंद्रक से, है ना, जो द्विगुणित ध्रुवीय केंद्रक था उससे मिल गया। ठीक, इसे कहते हैं, फिर मिलके क्या बनाता है वो, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ये कैसा होता है बेटा, त्रिगुणित, ये होता है त्रिएन, क्योंकि द्विगुणित ये था और ये अगुणित था, तो दोनों ने मिलकर बना दिया ट्रिप्लॉइड, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इसे कहते हैं त्रिसंलयन। तीन चीजें मिली है ना, दो केंद्रक, मतलब कि दो ध्रुवीय केंद्रक थे और एक नरयुग्मक, दोनों मिलकर क्या बना दिया, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इसे कहते हैं त्रिसंलयन। और युग्मक संलयन और त्रिसंलयन दोनों को साथ में मिला क्या कहते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। क्लियर है बात, दोहरा निषेचन का मतलब एक नरयुग्मक मिले अंडकोशिका से, दूसरा नरयुग्मक मिले ध्रुवीय केंद्रक से, और दोनों को साथ मिला क्या कह दिया, दोहरा निषेचन। अलग अलग क्या बोलेंगे, युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। क्लियर है बात, ओके। फिर एक बात क्या आती है इसमें, एक बात है कृत्रिम संकरीकरण। देखो कृत्रिम संकरीकरण का मतलब क्या होता है, नॉर्मली प्लांट्स हैं जो वो फसल वृद्धि हो रही है अपने आप, ठीक है, पादपों में फसलों की वृद्धि अपने आप हो रही है, ठीक है, किसी के जंगल में मान लो, हाँ, जंगली प्रजातियां, उनमें अपने आप वायु से परागण हो रहा है, कीट से हो रहा है, जिस भी तरीके से हो रहा है, जिस भी एजेंट से हो रहा है परागण हो रहा है, ठीक है। अब कृत्रिम संकरीकरण का मतलब क्या है कि अपन अपनी मर्जी से संकरण करवा रहे हैं, अपन अपनी मर्जी से क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है। तो जब अपन अपनी मर्जी से करवाएंगे तो अपन हमेशा बेस्ट फसल चाहेंगे, बढ़िया सी फसल बने, कोई कमी नहीं हो उसमें, ठीक है। तो ऐसी फसल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी फसल बनाने के लिए अपने को उच्च क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के परागकणों का चयन करना पड़ेगा। कर लेंगे सर। परागकणों का चयन करने के बाद क्या करना है, अपने को मादा पुष्पों पे उन परागकणों का छिड़काव करना है, ठीक है, वो भी कर देंगे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या है, उस मादा पुष्प को अन्य परागकणों से बचाना। सही बात है। तो कृत्रिम संकरण क्या होता है, आवश्यक परागकणों का ही क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है, लेकिन अनैच्छिक परागकणों को रोकने के लिए, अनैच्छिक परागकण जो उस मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाएंगे उनको रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो उनको रोकने के लिए अपन दो काम करते हैं, एक आता है विपुंसन। विपुंसन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये वो प्लांट था, मान लो ये पुष्प कैसा था, उभयलिंगी था, मान लो कि पुष्प कैसा हो सकता है, उभयलिंगी हो सकता है, या इसी पादप पर कोई दूसरा पुष्प था, है ना, एक लिंगी हो, तो अपन क्या करते हैं, इसके चिमटी की सहायता से इसे हटा देते हैं यहां से, है ना, मतलब कि नर जन्मांग को हटा देते हैं चिमटी की सहायता से, उसे अपन कहते हैं विपुंसन, है ना, पुंकेसर को हटा देना चिमटी से, दिस इज विपुंसन, ठीक है। अब मान लो विपुंसन कर दिया, उसके बाद बाहर से तो कोई और परागकण उड़ के आ सकता है ना, तो उससे बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, उससे बचाने के लिए इसके ऊपर एक बटर पेपर लगा देंगे या फिर एक कवरिंग कर देंगे, एक थैली लगा देंगे, ठीक है, एक थैली बांध देंगे, जिसे अपन क्या कहते हैं, बैगिंग या फिर बोरा वस्त्र। क्लियर है बेटा यहां तक। तो ये अपन ने देखा वही प्रजनन युक्तियां, पराग स्थिरीकरण, संकर्षण, दोहरा निषेचन और कृत्रिम संकरीकरण में क्या क्या चीज यूज आती है। हाँ, तो बच्चों आज की लास्ट स्लाइड देख रहे हैं अपन ने अभी तक क्या बात करी, निषेचन पूर्व घटनाओं की, निषेचन की, और फिर अभी बात करने जा रहे हैं निषेचन पश्च घटनाएं एवं संरचनाएं। देखो इसमें क्या होता है, निषेचन के बाद में देखो निषेचन में क्या हुआ था, नरयुग्मक था, नरयुग्मक अंडकोशिका से मिलकर क्या बना दिया, युग्मनज, ठीक है। उसके अलावा दूसरे नरयुग्मक ने ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर अपनाया प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो देखो ये रहा वो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, ठीक है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र कैसा होता है, त्रिगुणित, ट्रिप्लोइड होता है, और ये लगातार विभाजन करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है, लगातार विभाजन करेगा और क्या बनाएगा, भ्रूणपोष। अगर ये ट्रिप्लोइड है तो बनने वाला भ्रूणपोष पे कैसा बनेगा, त्रिगुणित या ट्रिप्लोइड, ओके। भ्रूणपोष का काम क्या होता है, ऐसे नाम से दिख रहा है, इंग्लिश में कहते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। भ्रूणकोश होता है एम्ब्रियो सैक, जो अपन ने पहले बात करी, और भ्रूणकोश होता है एंडोस्पर्म, जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ये देखो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा कौन, एंडोस्पर्म, ठीक है। अब देखो जब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र, जिसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, ये लगातार विभाजन करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है, तब ये मुक्त केंद्रीय विभाजन कर सकता है, मतलब कि कोशिका झिल्ली नहीं बनती, या मैं कह दूं कोशिका नहीं बनती, खाली केंद्रक बनते हैं। तो ऐसे विभाजन में क्या कंडीशन बनेगी बेटा, ऐसे विभाजन में खूब सारे केंद्रक बन जाएंगे, इसका मतलब PEN में मुक्त केंद्र की विभाजन होगा, जिसके द्वारा बनने वाले भ्रूणपोष में बहुत सारे केंद्र के केंद्रक रहेंगे, कोशिकाएं नहीं रहेंगी। जैसे अपन नारियल का पानी पीते हैं, तो नारियल के पानी का जो पानी वाला भाग है पूरा, वो क्या है, केंद्र की भ्रूणपोष है, उसमें बहुत सारे केंद्रक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है वो, ठीक है।
चलिए, अब वो पानी धीरे धीरे उसमें कोशिकाओं का निर्माण होना शुरू होता है और यही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष में। ओके, इसका नारियल का जो सफेद गिरी वाला भाग है, खाने वाला भाग है जिसे खाते हैं अपन, वो क्या है, कोशिकीय भ्रूणपोष। कोई दिक्कत नहीं है। तो निषेचन के बाद में PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किसमें कन्वर्ट होता है, भ्रूणपोष में। ओके, चलिए, उसके बाद युग्मक संलयन जो हुआ था, मतलब कि अंड कोशिका से एक नर युग्मक आके मिला था, वो मिलके क्या बनाते हैं, भ्रूण। ठीक है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है, एम्ब्रियो या फिर भ्रूण का निर्माण होता है यहाँ पर। ठीक है भाई, कहां पे होता है बताओ, जहां पे अंड कोशिका थी। अंड कोशिका मैंने बताया था कहां पे थी, कौन से सिरे पे थी, माइक्रोपाइलर एंड पे, बीजांड द्वारी सिरे पे। इसका मतलब युग्मनज का निर्माण भी कहां पे होगा, बीजांड द्वारी सिरे पर। अंड कोशिका से एक नर युग्मक मिलेगा तो कौन बनेगा, युग्मनज। ठीक है, इसका मतलब युग्मनज कहां बनेगा, बीजांड द्वारी पे, और युग्मनज से भ्रूण भी कहां बनेगा, बीजांड द्वारी सिरे पर। क्योंकि प्रतिव्यांश कोशिका कहां पे थी, निभागीय सिरे पर या चले लैंड पर। याद रखना बेटा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अगर बात करें निर्माण की, तो देखो निर्माण में डायग्राम रखा एनसीईआरटी में, वहां से देख लेना। सबसे पहले युग्मनज था। युग्मनज से कौन बनता है, प्राक भ्रूण या प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो से फिर ग्लोबुलर स्टेज आती है, गोलाकार बनता है, भ्रूण की आकृति गोलाकार बन जाती है, फिर हार्ट शेप बनती है, हृदय आकार की, और फिर फाइनली परिपक्व भ्रूण बनता है। ये सीरीज याद रखना, छोटा मोटा क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है। चलिए, फिर बात करें बनने के आधार पे। देखो, ये भ्रूण का निर्माण हो गया। अब दो तरह के हो सकते हैं, एक बीजपत्री भ्रूण और द्विबीजपत्री भ्रूण। इसका मतलब क्या है, द्विबीजपत्री भ्रूण का मतलब है कि जो एम्ब्रियो बनेगा उसमें कोटिलिडन या बीजपत्रों की संख्या कितनी बनेगी, 2। जैसे ये रहा बीजपत्र, इसमें कितने बीजपत्र हैं, 2, है ना। कहने का मतलब है जब अपन बीज को जमीन में बोते हैं, अंकुरित होता है, तब उसमें से कितने पत्ते निकलते हैं, वो क्या होते हैं, बीजपत्र। ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो देखो, 2 बीजपत्र बन रहे हैं, मतलब कैसा है भ्रूण, द्विबीजपत्री। बीज का भी ऐसे प्रकार कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो द्विबीजपत्री भ्रूण ऐसा होता है, जिसमें यहाँ है प्रांकुर। प्रांकुर क्या बनाएगा, ल्यूब्यूल। ल्यूब्यूल क्या बनाएगा, शूट सिस्टम मतलब प्ररोह तंत्र। और मूलांकुर मतलब रेडिकल क्या बनाएगा, मूल तंत्र। मूल गोप, दिस इज रूट कैप। रूट कैप जो कि जड़ के शीर्ष पे होता है, क्लियर है, टॉप मोस्ट पे। तो ये हो गया द्विबीजपत्री भ्रूण। ऐसे एक बीजपत्री भ्रूण का मतलब क्या है, जिसमें खाली एक ही बीजपत्र हो। सर बीजपत्र कहाँ है, ये रहा बेटा। देखो, एक बीजपत्री में बीजपत्र को अपन क्या कहते हैं, स्कूटेलम। सही बात है। ठीक है, तो ये बीजपत्री है, ये जो मैंने बनाया ना, ये क्या है, पूरा बीजपत्र। मतलब साइड में पार्श्व रूप से एक बीजपत्र बना हुआ है, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्कूटेलम। क्लियर है, एक बीजपत्रियों में। ओके अब देखो क्या होता है, इसमें एक भ्रूणीय अक्ष होती है, द्विबीजपत्री में भी है, इसमें भी है। तो जो भ्रूणीय अक्ष है, उसका एक भाग होता है मूलांकुर। ठीक है, मतलब जहां से मूल बनेगी, जड़ बनेगी आगे चल के, और एक भाग होता है प्रांकुर। ठीक है, लेकिन एक बीजपत्री में और स्थिति क्या है, मूलगोप मिलेगा, ठीक है, मूलांकुर मिलेगा, यहां भी मिल रहा था। उसके अलावा मूलांकुर या मूलगोप के शीर्ष पे कुछ बिना विभेदित कोशिकाएं और होती है। बिना विभेदित कोशिकाओं की एक परत होती है, जिसे अपन कहते हैं मूलांकुर चोल। ठीक है, या कोलियोराइजा। ठीक है, उसके अलावा ऊपर की तरफ ऐसे ही प्ररोह शीर्ष होता है, जहां ऊपर प्रांकुर चोल है, उससे ऊपर मिलेगा अपने को कोलियोप्टाइल या फिर प्रांकुर चोल, है ना। ये रहा प्रांकुर चोल बनता है यहाँ पे। प्रांकुर चोल क्या है, खोखली पर्णीय संरचना है ना, पत्तीनुमा संरचना है, उससे अपन कहते हैं प्रांकुर चोल। क्लियर है, तो प्रांकुर चोल हो गया, प्रांकुर हो गया, प्ररोह शीर्ष या प्रांकुर। ऐसे ही मूलांकुर हो गया, मूलांकुर चोल हो गई, एक आता है अधिकोरक। ये सारी संरचनाएं अपने को एक बीजपत्री भ्रूण में मिलती है। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो कोटलीडॉन ना, कोटलीडॉन बीजपत्र, उसके लेवल से ऊपर की जो कहते हैं एपिकोटाइल, और नीचे वाले कहते हैं हाइपोकोटाइल। इससे भी डिवाइड कर सकते हैं अपन। ओके, मतलब बीजपत्रोपरिक और बीजपत्राधार। ठीक है, ऊपर वाला बीजपत्रोपरिक एपिकोटाइल और नीचे वाला बीजपत्राधार। ठीक है फिर बात करते हैं बीज की। देखो बीज क्या होता है, स्टार्टिंग मैंने बताया था कि बीजांड या जो ओव्यूल है वो ही निषेचन के बाद में क्या बनाता है, बीज। क्लियर है ये बात, पीछे जाके देख सकते हो, भूल गए तो। ठीक है, तो निषेचित बीजांड क्या बनाता है, बीज बनाता है। ओके, और निषेचित अंडाशय क्या बनाता है, फल। ये देखो, निषेचित अंडाशय क्या बनाएगा, फल बनाएगा। तो बीजांड क्या बना रहा है, बीज। ओके, अब बीज दो तरह के हो सकते हैं, एक होंगे एल्बुमिनस। एल्बुमिनस को हिंदी में कहते हैं भ्रूणपोषी। क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी बीज। ठीक है, और इसे कहते हैं अभ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज। देखो मतलब क्या हुआ, भ्रूणपोष क्या काम करता है, ये भ्रूणपोष क्या काम करता है, ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्लियर है बात। ठीक है, इसका मतलब ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान कर रहा है, और पोषण इतना प्रदान कर रहा है कि खुद खत्म हो जा रहा है पूरा। समझ रहे हो, इसका मतलब ऐसे बीज जिनमें ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष पोषण प्रदान कर रहा है और खुद खत्म हो जा रहा है पूरा। ठीक है, ऐसे बीज कहलाते हैं अभ्रूणपोषी।
मतलब कि उनमें भ्रूणपोष नहीं बचा अब, समझ गए? जैसे जो बीज की अवस्था में बने वो, जैसे मटर है, मूंगफली, आर्किड है, ये सब जब बीज बने तो इनमें भ्रूणपोष नहीं बचता, इनमें बीज का ही पूरा का पूरा मटेरियल है, वही कंटेंट है, भ्रूणपोष पूरा इनको पोषण प्रदान करने में नष्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो बीज है मक्का, गेहूं, अरंडी, इनमें क्या होता है कि भ्रूणपोष ने भ्रूण को पोषण प्रदान किया और कुछ भाग भ्रूणकोष का शेष बच गया, तो ऐसे बीज कहलाते हैं भ्रूणपोषी या एल्बुमिनस बीज। नॉर्मली जो एक बीजपत्री होते हैं वो एल्बुमिनस होते हैं, एक बीजपत्री जो प्लांट्स होते हैं वो भ्रूणपोषी होते हैं, उनके बीज भ्रूणपोषी होते हैं। लेकिन अरंडी अपवाद है इसका। ऐसा ही द्विबीजपत्री कैसे होते हैं, अभ्रूणपोषी, लेकिन आर्किड इसका अपवाद है। क्लियर है कि भाई अरंडी कैसा है, भ्रूणपोषी है लेकिन है ये द्विबीजपत्री, ये अभ्रूणपोषी लेकिन है ये एक बीजपत्री। ओके, चलिए फिर बात आती है परिभ्रूणपोष की। परिभ्रूणपोष का मतलब क्या है, कई बार कुछ बीजों में कंडीशन देखने को मिलती है, जो न्यूसेलस की कोशिकाएं है ना, बाहर बनाया था मैंने गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के बाहर की तरफ कुछ कोशिकाएं बनाई थी, न्यूसेलस की कोशिकाएं। तो अगर वो न्यूसेलस या बीजांडकाय की कोशिकाएं निषेचन के बाद भी परसिस्ट कर रही है, निषेचन के बाद भी अगर रह रही है उस बीज में, तो उसे अपन कहते हैं परिभ्रूणपोष। जैसे काली मिर्च देख रखिए, काली मिर्च के बाहर की जो कवरिंग है वो क्या है बेटा, वो है परिभ्रूणपोष। ऐसे ही अपने को चुकंदर में मिलता है, ठीक है। काली मिर्च समझ रहे हो, काली मिर्च के भाव कितना ज्यादा है, काली है तो इतना है, गोरी है तो कितना होंगे चलो समझ गए, परिभ्रूणपोष। ओके, फिर एक टर्म आता है बीज प्रसुप्ति। बीज प्रसुप्ति का मतलब क्या है कि बीज क्या करता है, टाइम के साथ जैसे मान लो बीज पेड़ से हट गया, अब धीरे धीरे क्या करता है, वो ड्राई होता जाता है, शुष्क होता जाता है, और उसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, जो चयापचय क्रियाएं चल रही है, उनको स्लो कर लेता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो बीज जो है चयापचय क्रियाएं स्लो कर लेता है, इसे अपन कहते हैं बीज प्रसुप्ति या सीड डोरमेंसी की फेज, ठीक है। और जैसे ही इसको अनुकूल अवस्था मिलेगी, ये बीज फिर से अंकुरित होने लग जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है बेटा। ल्यूपिनस आर्क्टिकस और एक होता है फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, ठीक है। इनके बेटा कुछ बीज मिले गए हैं, लगभग ये मिला था अपने को 10,000 साल पुराना, ठीक है, और ये मिला अपने को 2000 वर्ष पूर्व, मतलब कि इतने पुराने पुराने बीज अपने को मिले हैं इन दो प्लांट्स के, ल्यूपिनस आर्क्टिकस के और फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा के। एक आधा नंबर क्वेश्चन आ सकता है, देख लेना इसको भी। ओके, तो ये बात करी अपन ने बीज प्रसुप्ति की। फिर बात आती है फ्रूट की। देखो फल क्या होता है, मैंने बताया कि निषेचन के बाद में बीजांड बन जाता है बीज, और अंडाशय कन्वर्ट हो जाता है फल में, ठीक है कुछ फल होते हैं वास्तविक फल। वास्तविक फल का मतलब जो कि केवल अंडाशय से बनते हैं, है ना, खाली अंडाशय फ्रूट का निर्माण करे तो क्या होंगे वो वास्तविक फल होंगे। कई बार क्या होता है कि अंडाशय के अलावा, जैसे आम में देखा है तो आम में तो वास्तविक फल मिलेगा, अंडाशय ही फल बना रहे हैं, ठीक है। कुछ फ्रूट्स में क्या होता है कि अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे सेब की बात करें तो इसमें पुष्पाशन, जो थैलेमस का भाग है फूल का, वो भी फ्रूट को बनाने में पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसे फ्रूट को अपन क्या कहते हैं, छद्म फल या सूडो फ्रूट, कि इनमें अंडाशय भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अन्य भाग भी, मतलब लिख सकता हूं अंडाशय प्लस अन्य भाग, ये मिलकर फ्रूट का निर्माण करते हैं, इसे कहते हैं छद्म फल, ठीक है। तीसरा प्रकार दे रखा है अनिषेक जनित फल या अनिषेचित फल। इनका मतलब क्या है, अनिषेचित फल का मतलब है कि बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाए, ठीक है। बिना निषेचन के अगर फल बन जाते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है केले में, ठीक है, बनाना के फ्रूट में मिलता है। और अनिषेचन से अगर फल बनेंगे तो इनमें बीज नहीं मिलते, इसीलिए बनाना में बीज नहीं मिलते। ओके, चलिए अगला आता है अपने पास असंगजनन देखो इसमें क्या था, बिना निषेचन के फल बन गए, है ना, और असंगजनन का मतलब है बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो गया। समझ रहे हो कि भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ फिर भी सीड का फॉर्मेशन हो गया, ये कहलाता है एपोमिक्सिस या फिर असंगजनन। डिफाइन याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, घास में और एस्ट्रेसी फैमिली होती है सनफ्लावर वाली, उसमें बिना निषेचन के बीज बन जाते हैं, इसे कहते हैं असंगजनन या एपोमिक्सिस। देखो इसका एक फायदा भी है, नॉर्मली क्या होता है जो हाइब्रिड बीज बनते हैं ना, संकर बीज, जिनमें अच्छा खासा प्रोडक्शन मिलता है, तो उन्हें क्या होता है कि एक बार ही बो सकते हैं अपन, अगली बार जब बोने के लिए उनसे जो बीज बनेंगे उनको नहीं बो पाएंगे, ठीक है। फिर से दुकान से नए बीज लाने पड़ेंगे और फिर उगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो किसी और से परागण करेंगे, फिर इसका मतलब क्वालिटी वैसी वाली नहीं रहेगी अगली जनरेशन में, है ना, इसलिए हर बार नए बीज लाने पड़ते हैं। लेकिन अगर मान लो वो बीज असंगजनन से बने, ठीक है, संकर बीज अगर असंगजनन से बने तो फिर हर साल नए नए बीज नहीं लाने पड़ेंगे, क्योंकि निषेचन हो ही नहीं रहा। समझ गए ना, निषेचन नहीं हो रहा, इसका मतलब किसी अदर प्लांट से उसका क्रॉस नहीं हो पा रहा, डायरेक्टली उसमें बीज बन रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी भी खराब नहीं हो पाएगी। क्लियर है? चलिए, तो संकर बीज में इसकी उपयोगिता है असंगजनन की। फिर बात करें बहुभ्रूणता की। बहुभ्रूणता में क्या होता है,
एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है, जैसे संतरा में देखते हैं, तो संतरा में कुछ बीज अलग अलग आकार के दिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ बीज मतलब कि एक से ज्यादा भ्रूण बने उनमें, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो बहुभ्रूणता का मतलब एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होना। चलिए, तो अपन ने पूरा चैप्टर बेटा कवर कर लिया है। अच्छे से वीडियो को देखना, जो तुम्हारे पास नोट्स है उनको पढ़ना अच्छे से, जिसके पास एनसीईआरटी वो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना। मैंने ट्राई किया है सब कुछ कवर करने का, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो ही गया है, एक आधा कुछ पॉइंट रह गया हो तो मुझे पता नहीं, बाकी ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर्ड, एवरीथिंग इज कवर्ड। और इससे बाहर बोर्ड का पेपर तो नहीं जाएगा, और नीट में भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। एनसीईआरटी बेसिस अगर पेपर बनता है नीट का, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाना। ओके, थैंक यू।